और आज हमारे इस देश के विकास के लिए, विकसित देश के लिए एक विकसित सोच आगे लेकर आने के लिए मैं सबसे पहले हमारे सेशन की मॉडरेटर का मंच पर स्वागत करती हूँ। आपकी लगातार तालियों के साथ प्लीज गिव इट अप फॉर मीनाक्षी कनवाल, सीनियर जर्नलिस्ट joining us. Please give it up for the very lovely Meenakshi Kanwal joining us. And in this league, ladies and gentlemen, we welcome our dignitaries also on stage. So in this league, आपकी लगातार तालियों के साथ please give it up for श्री अजय डांग। आपने जिन्होंने नेतृत्व और दूरदर्शिता के साथ अल्ट्राटेक सीमेंट को सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, वे प्रेसिडेंट और हेड मार्केटिंग हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के। आपकी नेतृत्व क्षमता और प्रबंधन कौशल का कमाल है कि अल्ट्राटेक सीमेंट आज भारतीय बाजार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी स्थिति को मजबूत बनाए हुआ है। जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए। साथ ही मंच पर स्वागत करते हैं श्री शुभ्रांशु सिंह जी का, Chief Marketing Officer, CVBU at Tata Motors. Please give it up, a big hand of applause. Tata Motors Commercial Vehicles के Chief Marketing Officer, जिनके पास मार्केटिंग क्षेत्र में 20 वर्ष से भी अधिक सालों का अनुभव है। विभिन्न श्रेणियों में आपको 40 से भी अधिक भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। All yours, ma'am. Thank you so much, Malika. Thank you so much. जय बद्री केदारनाथ, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। देवभूमि उत्तराखंड को नमस्कार, उत्तराखंड के वासियों को नमस्कार और हमारी शानदार ऑडियंस जो आज हमारे साथ यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद है, आप सभी का अभिवादन। एक बार फिर आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। और मंच पर हमारे साथ इस वक्त इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं। कुछ देर पहले आपने मंत्री जी को यहाँ पर सुना, उनके विजन को सुना, उनके प्लान्स को सुना, लेकिन असली कहानी आती है इम्प्लीमेंटेशन पर, असली कहानी आती है एक्सपर्टीज पर, और असली कहानी आती है कि जो विजन है जब वो जमीन पर उतरेगा तो उसकी व्यवहारिकता क्या है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अजय डांग साहब मौजूद हैं, हमारे साथ शुभ्रांशु जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में अमर उजाला के इस कार्यक्रम में आपका दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। मैं सभी आयोजकों का बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूं और उनको मुबारकबाद भी देता हूं। इतना मैं अमूमन महीने में 1 या 2 जगह मार्केटिंग के संबंधित विषयों पर बोलने जाता हूं। ऐसी प्रोग्राम की जो ऑर्गेनाइजेशन और जो लोग आए हैं वो वाकई बहुत ही काबिल तारीफ है। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। और आज जैसे जैसे बातों का सिलसिला आगे बढ़ेगा तो शुभ्रांशु जी का जो उत्तराखंड से कनेक्ट है उसकी भी बात होगी, लेकिन पहले हम बात करेंगे एक्सपर्टीज के साथ। और आज इस सेशन की शुरुआत मैं एक ऐसे विषय को लेकर करना चाहूंगी जो पहचान से जुड़ा है, क्योंकि जब बात हिमालयन राज्य की होती है, जब बात राज्य की अस्मिता की होती है, जब बात यहाँ के उन मुद्दों की होती है जिसे लेकर यहाँ के लोग बहुत संवेदनशील हैं, तो पहचान एक बड़ा मुद्दा हो ही जाता है। तो आज की तारीख में उत्तराखंड की पहचान क्या है? यूं तो बहुत से विषय हो सकते हैं। 4 धाम की यात्रा है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बाकी देवभूमि के जो यहाँ की आध्यात्मिकता है, जो यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ की पहचान है। लेकिन जब बात हम फिर नेशनल पर्सपेक्टिव में, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में करते हैं, तो उस पहचान को आज मार्केटिंग के नजरिए से भी पहचानने की कोशिश होगी। हम अक्सर ये कहते हैं कि ब्रांड उत्तराखंड क्या है, ब्रांड हिमालय क्या है उत्तराखंड की नजर से, और खास तौर पर जब हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ये कहती है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है। तो शुरुआत में शुभ्रांशु जी आपके साथ ही करूंगी। ब्रांड उत्तराखंड, पहले संक्षेप में मुझे बताइए आपकी नजर में क्या है? देखिए, अगर आप पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव से, तो ये बात सच है कि लोगों को उत्तराखंड के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, स्पेशली कॉर्पोरेट और इन्वेस्टमेंट साइड में, क्योंकि कम लोगों का आना जाना होता है। यदि किसी पर्यटन के सिलसिले में या धार्मिक उससे आ गए तो आ गए, वरना अगर उनका कोई रिश्ता नाता नहीं है तो नहीं आएंगे। और ऐसा सभी सुदूर पूर्व के इलाकों में भी यही दिक्कत है, उत्तराखंड में भी यही दिक्कत है। लेकिन
अगर आप उसको न्यूट्रल टू पॉजिटिव वाली स्केल में देखें तो मुझे लगता है उत्तराखंड के प्रति लोगों का लगाव है, बिकॉज जिन लोगों से उनका इनकाउंटर होता है जनरली उनके बारे में ये परसेप्शन है कि उत्तराखंड के लोग ईमानदार होते हैं, सरल होते हैं, मेहनती होते हैं और देवभूमि तो है ही। तो कुल मिला के इन्वेस्टमेंट के नजरिए से ये इम्पोर्टेंट प्री रेक्विजिट्स हैं। ये कंडीशंस अगर ना हो, अगर लोगों को लगे कि वहां मारा मारी है, बदमाशी है, चोरी चकारी है, तो लोग वैसे ही आने से कतराएंगे। तो ब्रांड उत्तराखंड पॉजिटिव है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि उत्तराखंड भी एक भारत के इतिहास में या सिविलाइजेशनल हिस्ट्री के तौर पे वैसे तो प्राचीनतम है, लेकिन एज अ स्टेट इट्स अ न्यू स्टेट। तो ब्रांड टेक्स अ व्हाइल फॉर पीपल टू अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड। और ऐसा कई सारे राज्यों के बारे में कहा जा सकता है, विशेषकर जो नए राज्य बने हैं। तो जैसे लोग छत्तीसगढ़ को पहले मध्य प्रदेश में देखते थे वगैरह वगैरह। तो ये नए ब्रांड, नए राज्य धीरे धीरे लोगों के जहन में अच्छी तरह उतरेंगे। और इकोनॉमी के तौर पे देखें तो 1 करोड़ की आबादी है, 35-36 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है ऑलरेडी उत्तराखंड, और 50,000 किलोमीटर का वर्ग क्षेत्र है। तो हिमाचल प्रदेश के मुकाबले अच्छा कर रहा है, और सारे ही पर्वतीय रीजन्स में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस उत्तराखंड की ऑलरेडी है। तो आई थिंक द फ्यूचर लुक्स ब्राइट, बट ओवरऑल आई वुड से पीपल आर नॉट डीपली अवेयर ऑफ ब्रांड उत्तराखंड, but what they have in their mind is a positive impression overall, is my sense. So I think पिछले सेशन में भी अजय जी ने बोला कि स्पेशली आप अगर देखिए कि पैंडेमिक के बाद से या में जिस चीज को दुनिया की भूख है उस चीज में उत्तराखंड सबसे आगे है। अब उत्तराखंड का काम यह है, हम सबका काम यह है कि वो तस्वीर अगर दुनिया तक ले जाई जाए, वो तस्वीर अगर जैसे शुभ्रांशु ने भी बोला कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की जनसंख्या कैसी है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है, और आपको इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज हैं, अगर वो चीज अगर आप पॉजिटिवली देश को, विदेश को लेके जाइए तो इन्वेस्टमेंट के लिए आई थिंक आइडियल है। बिकॉज जिन चीजों की भूख है, राइट, पहले एक जमाने में सोचा जाता था कि सिर्फ अगर इंडस्ट्री लगेगी सिर्फ 4-5 सेंटर्स में लगेगी, बट वो मिथ आप बोलिए पैंडेमिक में, वो मिथ अगर आप बोलिए आईटी की वजह से, वो मिथ अगर आप डिजिटल और मोबाइल रेवोल्यूशन की वजह से बोलिए, तो वो कुछ तरीके से वो दूर हो रही है। और उसके लिए देयरफॉर उत्तराखंड बिल्कुल सही जगह पे और सही टाइम पे है। ये काफी सकारात्मक एक आपने विजन यहाँ पर दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा एक उदाहरण के साथ अब अगली बातचीत को आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि आप दोनों जिस इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, आप लोगों ने कई ब्रांड्स को बनते आगे चमकते हुए देखा, खुद उन पॉलिसीज के साथ जुड़े रहे, उनको कैसे मार्केटिंग में और आगे लेकर जाना है। क्यों मैं बार बार ब्रांड का जिक्र कर रही हूँ, ताकि हमारी ऑडियंस भी इस विषय के साथ और कनेक्टेड महसूस करे। कुछ समय पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था ब्रांड उत्तराखंड के लिए कि हमारी पहचान क्या है, और उसमें मैंने कुछ उदाहरण कोट किए थे। उदाहरण स्वरूप जैसे मानिए हम कश्मीर का जिक्र करते हैं, तो कश्मीर में जो आरी वर्क है, एक स्पेसिफिक कढ़ाई है, उसे आप जहां देखेंगे आप पहचान जाएंगे कि ये कश्मीर का काम है। चाहे आप फिर तमिलनाडु में बैठे हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश में बैठे हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, चाहे आप अमेरिका में बैठे हो। केरल की जब हम बात करते हैं, केरल में आपने देखा होगा कसावू साड़ी कहते हैं, और उसमें अच्छी खासी इंडस्ट्री, एक बड़ी पहचान है वहां की। क्रीमी कलर की साड़ी होती है गोल्डन बॉर्डर के साथ। इसी तरह से आप नागपुर का मैं अगर जिक्र करूं तो नागपुर के संतरे की बर्फी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ राज्यों की अपनी एक पहचान है, बल्कि कई राज्यों के शहरों की अपनी एक इंडिविजुअल पहचान है। फिरोजपुर की अभी भी कांच की चूड़ियां, कांच का जो सामान है वहां का सुपर फेमस है। इसी तरह से उत्तराखंड में ऐसी बहुत सी संभावनाएं हैं, ऐसी बहुत सी चीजें, ऐसी बहुत सी बातें हैं। उदाहरण स्वरूप हमारे यहाँ का एपन आर्ट, अगर आपने कभी देखा हो तो कई बार लोग दरवाजों के इर्द गिर्द, इनफैक्ट सर आपने स्पेसिफिकली देखा ही होगा, तो वो लाल और सफेद रंग के कॉम्बिनेशन के साथ वो एक वर्क होता है। इनफैक्ट आजकल तो अभी जी, और इनफैक्ट अभी जैसे कोई भी राजकीय मेहमान आते हैं तो उन्हें भी मैंने देखा है कई बार मुख्यमंत्री भेंट स्वरूप वो एज ए टोकन ऑफ गिफ्ट और एज ए टोकन ऑफ मेमोरी देते हैं। लेकिन इसकी पहचान कहां तक है?
शायद दिल्ली तक भी नहीं है, या उत्तराखंड की कम्युनिटी से आगे भी नहीं है। अगर सोचा जाए तो आई थिंक, अगर मैं पॉजिटिवली सोचूं इसको, कि 20 साल पहले हमारी पहचान बननी शुरू हुई स्टेट की, और स्टेट्स की जगहों की पहचान ये काफी देर, इन चीजों को बनते बनते ये आज शुरू हुआ और कल होना इतनी आसानी से नहीं होती है ये चीजें। इन पहचानों को बनते देर लगती है। बट पॉजिटिव ये है कि जो भी हम जब किसी ब्रांड के बारे में सोचते हैं तो हम एक तरफ देखते हैं कि इसका पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। उत्तराखंड के केस में अगर मैं सोचूं तो नेगेटिव बहुत ज्यादा नहीं है, राइट। और ये अच्छी बात है कि 20 साल पहले अपनी अलग से आइडेंटिटी, अपनी अलग से पहचान बननी शुरू हुई। बहुत सारी चीजें, जैसे अजय जी ने पिछले सेशन में बोला, बहुत सारी चीजें जब लोग आके देखते हैं, समझते हैं, उनको खुद से एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो पहचान वापस कैरी करके लेके जाते हैं। वो होने में थोड़ा समय जाता है, बट अगर आप अपने यूनिक आइडेंटिटी पे आप कायम रहे, और उसके लिए मेरे ख्याल से ये चिंतन हो रहा है और हम थोड़े अधीर होते हैं, बट उस चीज को थोड़ा समय लगता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये तो अच्छी चीज है अगर किसी भी राज्य में ऐसी कोई विशेष वस्तु है जो उसी राज्य से नाता रखती हो। मेरे फेवरेट्स में मैं बाल मिठाई और चॉकलेट को भी गिनूंगा, जो उत्तराखंड से खास तौर पे, जैसे बीकानेर की भुजिया है वैसे वो भी हो सकती है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इन्वेस्टमेंट और स्टेट की इकोनॉमी की लेवल पे बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल फॉर्मेशन। उत्तराखंड की डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट छोटी है क्योंकि 1 करोड़ की आबादी है, और अगर यहाँ $40 बिलियन के लगभग जीडीपी है तो आप समझिए महाराष्ट्र का $400 बिलियन है। तो स्टेट टू स्टेट कॉरिडोर ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि हमको लोकल ब्रांड प्रमोट करने चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, और वो बाहर का इन्वेस्टमेंट, सरकारी इन्वेस्टमेंट और सरकारी कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा, और प्राइवेट सेक्टर और मल्टीनेशनल और प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो इंटरनेशनल है उनका ज्यादा होगा। तो जब वो उत्तराखंड पहली बात जानते नहीं, जानेंगे तो वो उसको मलेशिया, आर्मीनिया या कहीं से भी कंपेयर करेंगे। जरूरी नहीं है कि भारतीय राज्यों के बीच में ही ये प्रतिस्पर्धा हो। इसलिए अगर हमारे यहाँ कोई ब्रांड है, जैसे आपने हैंडीक्राफ्ट्स की बात करी, तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि किस स्केल पे वो प्रोड्यूस हो सकती है और उसका मतलब विक्रय के लिए एक्सेसिबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है कि नहीं, वरना ये मिनिएचर रह जाएगा और दिल को दिलासा देने वाली बात होगी। इसलिए कम करें लेकिन स्केल पे करें, मेरी यही सुझाव रहेगी, और कंसिस्टेंटली करें। कल आपसे जब बातचीत हो रही थी सर, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उस टाइम उठाया, क्योंकि अक्सर जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो लोग हिमाचल का उदाहरण देते हैं। अभी जब यहाँ पे टमटा साहब भी बैठे थे तो उस समय भी ये जिक्र आया कि हिमाचल ने जो मॉडल अपनाया, क्या उत्तराखंड के विकास का भी वो मॉडल होना चाहिए। जब हम सुपर ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारे पास गुजरात मॉडल भी है, हमारे पास एक यूपी मॉडल भी है, लेकिन उत्तराखंड स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक स्थितियां हैं, हिमालयी क्षेत्र है, मौसम की एक्सट्रीम कंडीशंस यहाँ पर साल के अलग अलग महीनों में दिखाई देती है। इन सब के मद्देनजर आपको क्या लगता है, उत्तराखंड के विकास का बेस्ट मॉडल क्या कहीं से आना चाहिए या कुछ अपना इंडिविजुअल डेवलप किए जाने की जरूरत है? मुझे ये लगता है कि किसी का भी मॉडल, अगर आप ह्यूमन ग्रोथ की बात करें, आप अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ की बात करें, या किसी स्टेट की ग्रोथ की बात करें, तो सीखना बाकियों से बहुत अच्छी बात है, लेकिन मॉडल आपका अपना होना चाहिए, राइट। कि आप किसी और का ग्रोथ, जस्ट बिकॉज हमें ग्रोथ ज्यादा दिखती है किसी और प्रदेश की, किसी और स्टेट, किसी और कंट्री की, तो हमें अपना सोचकर हमारे पास क्या पॉजिटिव है, हमारे पास क्या लिमिटेशंस हैं, जैसे पिछले सेशन में ऑल बात हुई कि हमें क्या बैलेंस करना जरूरी है, क्या हमें धरोहर रखनी है जो बहुत देर तक हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत प्रेशियस है। तो हमारा यूनिक मॉडल होना चाहिए, रादर देन सेइंग गुजरात का मॉडल कॉपी करेंगे या महाराष्ट्र का मॉडल करेंगे या किसी बाहर के देश का मॉडल कॉपी करेंगे। हमें जरूरत है देखने के लिए कि हमारे स्टेट में ऐसा क्या खास है, हमारे स्टेट के लोगों में ऐसा क्या खास है, जो जिसके दम पर
स्टेट बहुत देर तक आगे जा सके और अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बना सके। बिकॉज अगर आप दूसरे किसी को कॉपी करने जाएंगे तो बहुत बार आप सारी पिक्चर नहीं देख पाते और चूक जाते हैं, और आपका जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप वो मिस कर जाते हैं। चलिए उदाहरण में मैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को ही अभी शामिल कर लेते। जब इंफ्रा की बात होती है तो उत्तराखंड में विकास वर्सेस विनाश एक ऐसी बहस है जो लगातार चलती रही है, अभी भी चल रही है। लोग इसके लिए चिंतित हैं कि विकास होगा तो उसमें संतुलन आप कैसे लेकर आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ स्टेट को जरूरतें भी हैं अपनी जो पूरी करनी है। इन सब के बीच जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री से संबंधित हैं, चाहे मैं अभी अल्ट्राटेक सीमेंट की बात कर लूं, अगर एक फैक्ट्री एक प्लांट यहाँ पर लगाना है, एक इंडस्ट्री यहाँ पर लगानी है, उसके लिए क्या चैलेंजेस दिखाई देते हैं, और अगर उत्तराखंड को चूज करना है तो क्या वो 2 यूएसपी होंगे जो आपके डिसीजन का आधार होंगे? मुझे ये लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम सोच रहे हैं विकास वर्सेस विनाश पर मेरे हिसाब से विकास और विनाश ध्यान में रखते हुए कि हमें संतुलन किस तरह रखना है, ये सिर्फ यूनिक उत्तराखंड की प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर आप किसी पोर्ट के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं तो भी आपको वही सोच रखनी पड़ती है। बिकॉज आप रोड किस लिए बना रहे हैं? आप रोड सिर्फ रोड के लिए नहीं बना रहे हैं, आप रोड इसलिए बना रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो आगे बढ़ पाए, राइट? हम ये अल्ट्राटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो हम इस चीज से खुश नहीं होते कि बहुत बड़ी रोड बनी या बहुत बड़ा ब्रिज बना या बहुत बड़ा मेट्रो बना। उसका ह्यूमन इंपैक्ट क्या है वो हमें सबसे पहले और सबसे आगे रखना पड़ेगा। अगर आप खेल का मैदान बनाइए और उसकी वजह से आपके बहुत सारे खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ाएं, अगर आप स्कूल बनाइए जहां से और हमें यह लगता है कि रोड से सिर्फ लोग आते जाते नहीं है, रोड से गांव में शिक्षा आती है, रोड से आपकी जो एस्पिरेशन है, वो एम्बिशन है, वो फलीभूत होती है गांव में। तो हमें ह्यूमन एंगल अगर आप सेंटर पे रखिए रादर देन सिर्फ सेइंग के सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो बैलेंस बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं। जहां तक कमर्शियल व्हीकल्स या ट्रकिंग या मोबिलिटी बिजनेस का सवाल है, जहां सड़क जाती है वहां ये बिजनेस पहुंच जाता है, और इससे देश में ऑलरेडी करोड़ों लोग अपने आप अपनी गाड़ियों पर अपना व्यवसाय चला रहे हैं, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो मिनी वैन हो, चाहे वो बस हो, चाहे पिकअप हो, मिनी ट्रक हो, लार्ज ट्रक हो, टिपर हो, डंपर हो, वगैरह वगैरह। अब सवाल ये बनता है कि एक गाड़ी का मालिक जो सारे खर्चे काट के अपनी जेब में पैसा पा करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है, वो उस बिजनेस को चलाने में 10 से मिनिमम 10 कांटेक्ट पॉइंट पे जाता है। तेल खरीदता है, स्पेयर पार्ट्स खरीदता है, मैकेनिक के पास जाता है, लोडिंग कराता है, अनलोडिंग कराता है। तो मेरी समझ से पर्यटन और मोबिलिटी ये दो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें 1 रुपया 10-12 हाथ बदलता है, और ये सर्कुलेशन और चर्न छोटी इकोनॉमीज के लिए खास तौर पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि पैसा सिर्फ जोड़ के रख दिया जाए और वो इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं करे तो उससे बढ़ोतरी नहीं हो पाती। इस वजह से अगर आप एक लड़के को जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो टाटा का एस या इंट्रा गाड़ी खरीद के और सारे पर्वतीय क्षेत्रों में मिजोरम से लेकर के और हिमाचल तक ये पाया जाता है कि हमारी टाटा योद्धा गाड़ी, टाटा इंट्रा गाड़ी, टाटा एस गाड़ी, जिसमें पुट डाउन पेमेंट 30, 35, 50 हजार रुपए की लागत से और फुली फाइनेंस्ड व्हीकल लेकर के सारे खर्चे काट के वो 25 से 30 हजार रुपए मिनिमम महीने का कमा सकते हैं। जबकि वो अपना गांव छोड़ के दूर जाएंगे तो घर नहीं आ पाते और 15-20 हजार रुपए बचना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इट इज अ ग्रेट वे टू प्रमोट लोकलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोवाइड एक्सेलरेशन इन द इकोनॉमी एंड पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। तो मैं समझता हूं कि मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स को एक्टिवली प्रमोट करना चाहिए। इनफैक्ट जिस बात का आपने जिक्र किया उसको मैं सरकार की योजनाओं के साथ अगर जोड़कर उस पर मैं एक टिप्पणी करूं तो अभी चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट ने
ये फैसला लिया कि 100 करोड़ तक की सब्सिडी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें हॉस्पिटल, स्कूल, होटल, फिल्म सिटी जैसे क्षेत्र जो है वो शामिल हैं। जब इस तरह के फैसले लिए जाते हैं और इन्हीं फैसलों को जब जमीन पर उतरना होता है, हकीकत में बदलना होता है, इनकी व्यवहारिकता क्या है, प्रैक्टिकलिटी क्या है? मेरे तजुर्बे में ये बहुत सार्थक सिद्ध होते हैं, क्योंकि यूनिट लेवल डिसीजन मेकर जो होता है, जो आदमी हिचकिचाता है कि क्या मैं ये खर्चा कर पाऊंगा, क्या मैं ये बिजनेस इस्टेब्लिश कर पाऊंगा, अक्सर लोगों का व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं होता। रूरल बैकग्राउंड के लोग जो खेतीहर घरों से आते हैं, उन्हें लगता है अरे धंधा करके हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे समय पर फैसिलिटेशन सब्सिडी के तौर पे या डायरेक्ट बेनिफिशरीज को पैसा पहुंच जाने से या उनको लोन में सरलता हो जाने से वो हिम्मत बन जाती है और वो उस बैरियर को लांघ पाते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है और अनेकों राज्यों में ऐसा हो रहा है। ऐसी स्कीम्स जो टारगेटेड होती हैं, चाहे वो बिलो द पॉवर्टी लाइन के लिए हो, चाहे वह समाज विशेष के लिए हो, काफी कारगर सिद्ध होता है। मेरा ऐसा तजुर्बा है। इनफैक्ट मैंने जो ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया उसको कोट इसलिए भी किया, इनफैक्ट जो हमारे ऑडियंस में यहाँ लोग बैठे हैं और आप में से जो लोग भी पहाड़ से संबंधित होंगे, आप इस बात से कोरिलेट करेंगे। पहाड़ के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और यहाँ की जवानी यहाँ के काम नहीं आते। इसे सुनकर दुख भी होता है। पलायन यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है, जहां पर लोग बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, बेहतर भविष्य के लिए शहरों का रुख करते हैं। उस वजह से अच्छा शहरों का रुख करते हैं तो फिर शायद कभी लौटकर नहीं आ पाते, ताकि यहाँ की जमीन के लिए, यहाँ के विषयों के लिए, यहाँ के विकास के लिए कंट्रीब्यूट कर पाए। मनी ऑर्डर इकोनॉमी जैसा तमगा भी लंबे समय तक हम लोग अपने कंधे पर ढोते रहे हैं। इन सब से आगे निकलते हुए पहाड़ के एक व्यक्ति को अगर उद्यमी बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, उसके लिए क्या संभावनाएं हैं? आपकी एक्सपर्टीज, आपका अनुभव, या मैं कहूं अगर 3 टिप्स आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म से आप देना चाहें तो। सो 2 चीजें हैं। आई थिंक उद्योग जब आता है तो उद्योगपति या एंटरप्रेन्योर अकेले नहीं देखता है। कोई भी उद्योग जब लगता है तो पूरा इकोसिस्टम होना जरूरी है। अगर मैंने फैक्ट्री लगा भी ली, कच्चा माल आ पाएगा, मार्केट में भेज पाएंगे, आपको काम करने के लिए टैलेंट मिल पाएगा, वो बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ उत्तराखंड की प्रॉब्लम नहीं है, पलायन जो उनसी है वो सिर्फ उत्तराखंड की प्रॉब्लम नहीं है। अगर सारी की सारी इंडस्ट्री बहुत सारे बड़े शहरों में, कुछ स्टेट्स में अगर कॉन्सेंट्रेट होगी तो वो उन स्टेट्स के लिए भी प्रॉब्लम है। तो देश के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज, ये इकोसिस्टम जो है वो हर जगह डेवलप हो। और उस इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए सरकार का, पॉलिसीज का बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो इसलिए हमें यह लगता है कि कुछ चीज के लिए फंडामेंटल, आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो रोल हम सोचते हैं वो एक्चुअली काफी सिंपल सोचते हैं। हम जब रोड की बात सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार ट्रैफिक में हम कितनी देर फंसेंगे या लोग फंस रहे हैं, बट उसकी वजह से रोजगार अंदर आता है। उसकी वजह से, जैसा आपने बोला, लोगों को ये नहीं सोचना पड़ता कि यार मैं अपने परिवार के लिए एटीएम बनूंगा या पिता बनूंगा, राइट? दोनों चीजें जो बैलेंस करनी है, ये सिर्फ उत्तराखंड की प्रॉब्लम नहीं है। ये जहां पे हमारे यूथ का पलायन हो रहा है, ये उन जगहों की भी प्रॉब्लम है, बिकॉज ये सस्टेनेबल नहीं है, राइट? तो इसलिए जब भी फंडामेंटल, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह पे इकट्ठा होता है, तभी उद्यमी अपने उद्योग लगा पाते हैं। उसी की वजह से रोजगार होता है, उसी की वजह से आगे एजुकेशन होती है, उसी की वजह से सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। हमें थोड़े सेंसिटिवली काम करना है, ताकि सिर्फ एक चीज करेंगे तो शायद उतना अच्छा रिजल्ट ना मिले, पर हमें पूरे के पूरे इसको सिस्टम की तरह देखना पड़े। ये बहुत जरूरी है। और उस काम के लिए उद्योगपति, सरकार, जनता, आप जैसे मीडिया, इन सबका रोल बहुत कंस्ट्रक्टिव होना बहुत जरूरी है। मेरा मानना ऐसा है कि ये पलायन इतना बड़ा
चिंता या सदमे का विषय नहीं है। पलायन पूरी दुनिया में जैसे पानी ऊंचे से नीचे की तरफ जाता है ग्रेविटी की वजह से, ऐसे ही हर जगह दुनिया में हायर पर कैपिटा इनकम की तरफ लोअर पर कैपिटा इनकम से पलायन होना, ये समझ लीजिए एक अनिवार्य चीज है। अब सवाल यह है कि मजबूरी की वजह से होता है या बेटर अपॉर्चुनिटी, वरना केरल से, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से वगैरह वगैरह ये कॉरिडोर्स माइग्रेशन के बने हुए हैं, भारत से खुद बाहर की तरफ बने हुए हैं। तो उसको रोकने के लिए या वो मजबूरी से ना करें, इसके लिए तीन ही चीज जरूरी है। एक एजुकेशन और स्किल, और अगर वो एजुकेटेड और स्किलफुल हो जाएगा और फिर यहाँ पर उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो और भी ज्यादा गति से वो बाहर की तरफ जाएंगे। तो दूसरी चीज है डिस्पर्स्ड एंड मिनिएचराइज्ड इंडस्ट्री। अगर हल्द्वानी में या देहरादून में लगाइएगा लेकिन पिथौरागढ़ में नहीं होगी, तो पिथौरागढ़ वाला अपना घर छोड़ करके देहरादून में आके बैठेगा। तो देयर हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वेस्टमेंट। और तीसरी जरूरी चीज ये है कि ईच वन, जैसे टीच वन कहते हैं, ऐसे ईच वन एम्प्लॉय 5, इस तरीके का यदि मंत्र हो जाए, जैसे आप पहले बता रही थी, लोकलाइज्ड इंडस्ट्री, लोकलाइज्ड फार्म गेट, एग्रो प्रोसेसिंग, इस तरीके की चीजें जो आसान है, जिसमें सब्सिडी भी कारगर सिद्ध होती है, तो फिर लोग नहीं जाएंगे। लेकिन बाय इटसेल्फ आई एम नॉट टेरिबली कंपेल्ड टू से कि इंटरस्टेट माइग्रेशन इज अ ग्रेट कॉज फॉर कंसर्न। अगर यहाँ पर ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो रिटेंशन के लिए अपॉर्चुनिटी इज द ओनली आंसर। देखिए, आज जब हम इस मंच पर बैठे हैं तो हमारी भी कोशिश ये है कि जो अलग अलग क्षेत्रों से आए अनुभवी लोग हैं, जो स्टेट के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो नेशनल इश्यूज तक को प्रभावित करते हैं, उन पर एक राय शुमारी, उन पर एक चर्चा, उन पर एक बड़ी तस्वीर कम से कम उभर कर निकले। और इसीलिए अब मैं उस बिंदु को इस बातचीत में लेकर आना चाहूंगी जिसे लेकर राज्य और यहाँ के लोग, स्थानीय लोग बहुत संवेदनशील हैं। ये मुद्दा जुड़ा हुआ है भू कानून से लेकर मूल निवास तक को लेकर, जिसे लेकर यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट हुए हैं। लोगों ने आवाज आंदोलन के जरिए भी उठाई है, इस कदर उठाई कि सरकार को भी फिर उस पर रिस्पॉन्ड करना पड़ा। खेती की जमीन और ज्यादा ना बिके, क्योंकि जो राज्य की भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए लैंड पहले से ही कम है। उसमें भी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो काफी हद तक उसमें यूज हो जाता है। तो इसीलिए अब सवाल ये है कि जब हम इस नजर से इस पूरी तस्वीर को देखते हैं कि स्थानीय लोगों के हितों को संरक्षित किया जाए, ताकि जो उत्तराखंड का एसेंस है, जो यहाँ की गहराई है, वो कहीं खो ना जाए। इस पॉइंट के साथ बाहर के लोगों को जिनको आना है, इंडस्ट्री लगानी है, इन्वेस्टमेंट करना है, क्या आप एक विरोधाभास देखते हैं इस बीच में, या आपकी मार्केट एक्सपर्टीज इस पूरे विषय को किस नजर से देखती है? मेरा ऐसा वैसे तो ये मेरे एक्सपर्टीज का विषय है नहीं, इसलिए मैं कम बोलूं तो बेहतर है। लेकिन नाम से नहीं होगा तो लोग इनडायरेक्ट रूट से करेंगे। इसलिए यदि अलाउ करना न करना वो राज्य के लोगों का सॉवरेन राइट है, लेकिन मैं समझता हूं कि महंगा कर दीजिए। देखिए, दुबई में, पोर्चुगल में, तमाम यूरोपियन कंट्रीज में वीजा फैसिलिटीज हैं, तो नाक से खून निकाल के पैसा देना पड़ता है तब जाके मिलता है। यदि ऐसा करें तो सबका उसमें जो है कम लोग जो जेन्युइनली आएंगे। और जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन का सवाल है वहां तो वो कानून अलग किस्म से देखना पड़ेगा, क्योंकि जमीन और नेचुरल रिसोर्स तो लगेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। लेकिन मेरा इसमें एक निहित स्वार्थ ये भी है, क्योंकि मेरा ननिहाल पक्ष कुमाऊं से था लेकिन 2 जनरेशन से नहीं है, तो मैं ये जरूर गुजारिश करूंगा कि जैसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होता है, ऐसे पर्सन ऑफ कुमाऊनी ओरिजिन को एक नाली से ज्यादा अलाउ कर देना चाहिए मेरी समझ से। लेकिन दिस इज फॉर द स्टेट टू डिसाइड। देखिए, पहाड़ में एक घर सबको चाहिए। जी सर, आपकी टिप्पणी इस पर? नहीं, मैं सुभ्रांशु ने जो बोला कि ये हमारा एक्सपर्टीज विषय नहीं है, बट सेंसिटिवली अगर काम किया जाए, अगर देखा जाए कि इससे पूरे जो भी अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं या जिन भी चीजों के लिए सेलेक्टिवली आप ट्रांसफर कर रहे हैं, उससे प्रदेश का विकास हुआ कि नहीं होगा, लोगों का विकास हुआ कि नहीं होगा, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट आएगी कि नहीं आएगी। बिकॉज दोनों तरह से एक्सट्रीम आप नहीं ले सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि हम उत्तराखंड को पूरी तरह बंद कर देंगे, सील कर देंगे, ना लोग आएंगे ना जाएंगे। बिकॉज विकास के लिए चीजों के बनने की बहुत जरूरत है। तो जब तक बनेगा नहीं तब तक उत्तराखंड आगे बढ़ेगा नहीं। उस बनने के लिए आपको
जहां से भी टैलेंट चाहिए, कैपिटल चाहिए, जहां से भी लोग चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको उसको केयरफुली पर उसे अंदर लाना पड़ेगा। और देखिए, राज्य के प्रति लगाव होना और प्राइमरी पॉपुलेशन का हक ज्यादा होना, ये तो समझ में आती है बात, लेकिन कैपिटल का कोई डोमिसाइल नहीं होता। आज की दुनिया में एक कंप्यूटर के एक बटन दबाने में स्वीडन से होते हुए, अमेरिका से होते हुए बेंगलोर आ जाएगा, और एक अगले बटन में अगली सुबह मार्केट खुलने पे वापस भी चला जाएगा। इसलिए जहां वो आ रहा है वहां उसको वेलकम फील करना चाहिए। मान लीजिए ये बिस्लेरी की बोतल ले लूं, इसका प्लास्टिक, अभी हम देहरादून में बैठ के इसको पी रहे हैं, लेकिन इसका ये प्लास्टिक रैपर हो सकता है कि गुजरात में बड़ौदा के पास किसी पॉलीयूरेथेन प्लांट में बना हो। ये जो हरा डाई है हो सकता है मलेशिया में बन के यहाँ आया हो। ये पानी यहाँ से 300 किलोमीटर दूर पैकेज हुआ हो। करेंसी इंडियन होगी। अगर इसका कोई मल्टीनेशनल टाई अप होता तो ट्रांसफर प्राइसिंग पे फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट होके बाहर जाता। तो ये ऐसी डायनेमिक और खुली हुई दुनिया है, तो वहां कैपिटल की आवाजाही को बॉर्डर पे, इमिग्रेशन पे रोक के टप्पा मारना पॉसिबल नहीं है आज की दुनिया में। चलिए, मैं अंतिम सवाल की तरफ सर बढ़ रही हूँ, और इस सवाल को मैं थोड़ा सा राज्य की जो सामाजिक ताना बाना है उससे लेकर जो यहाँ का आध्यात्मिक एसेंस है उसकी तरफ भी लेकर जाऊंगी, क्योंकि आपने कहा कि टूरिज्म सेक्टर, क्योंकि पर्यटन बेस्ड यहाँ की अर्थव्यवस्था है ही, सबसे ज्यादा इनकम वहां से आती है, नो डाउट। पर्यटन के लिहाज से जब हम यहाँ के आध्यात्मिक क्षेत्रों को देखते हैं उत्तराखंड के, क्या आपको लगता है कि आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक क्षेत्र, तीर्थ एक ऐसा विषय हो सकते हैं जिसको टूरिज्म सेक्टर से एक रेवेन्यू जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना क्या सही है? मुझे जहां तक मुझे मालूम है, वर्ल्ड में टूरिज्म सबसे ज्यादा रिलीजियस टूरिज्म का बहुत ज्यादा परसेंटेज है इन ओवरऑल टूरिज्म। तो उसको देखने में, अपनी धरोहर को पूरे देश के साथ, दुनिया के साथ शेयर करने में मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। अगर उसे ध्यान से किया जाए, अगर उसे सेंसिटिवली किया जाए, अगर उसे ये सोच के किया जाए कि इस धरोहर को हमें सिर्फ 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में बुनाना नहीं है, बट इस धरोहर को हमें सदियों के लिए संजो के रखना है। अगर उस हिसाब से किया जाए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, रादर देन इट बीइंग हमें कोई चिंता का विषय होने की बजाय। पर उसे जरा सिर्फ सारे किवाड़ खोल देना बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, वो ठीक नहीं है। तो हमें संजो के, संभल के उसको वेलकम करना चाहिए। अगर कोई आना चाहता है, देवभूमि में आना चाहता है और उसकी श्रद्धा है, तो हमें तो अपनी धरोहर सबके साथ शेयर करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आपने जो बात की, मुझे लगता है यही इसका एसेंस निकल कर आया है कि बैलेंस, संतुलन जो है वो अपने आप में एक गहरी चीज है, और अगर उसको फॉलो किया जाए, उसको अमल किया जाए, तो एक बेहतर रास्ता राज्य के लिए भी और राज्य से निकलकर देश के लिए भी होगा। बाकी उत्तराखंड लोग आए उसमें तो सबका स्वागत है ही। लोग खो जाते हैं तो कई बार अपने आप को पाने के लिए यहाँ पर आते हैं, कहीं किन्हीं परिस्थितियों में फंसे होते हैं तो यहाँ सॉल्यूशंस के लिए भी आते हैं। और ये वही धरती है जिसने दुनिया के बड़े बड़े लोगों को उनके सबसे कठिन समय में भी कई बार राह दिखाई है, लाइक अ गुरु। सो उत्तराखंड की देवभूमि को प्रणाम एक बार फिर से, और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।